नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। कल पहले चरण के लिए वोटिंग भी हो गई, जिसमें वोटर्स के जोश को देखकर कहा जा सकता है कि अब देश की राजनीति में बड़ा बदलाव करने के लिए जनता ने कमर कस ली है। 5 में से 2 राज्यों में आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। लेकिन उसके इरादे यानी वोटर्स के इरादे सभी 5 राज्यों में सत्ता में आने कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस आ जाए आने देने की दिखाई दे रहे हैं इरादे। और कल का मतदान देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनता ने सचमुच इस इरादे को सामने रखा भी है। कांग्रेस के जैसे इरादे हैं वैसे ही इरादे शायद जनता के भी हैं, ये कहा जा सकता है। इधर अब अगले मतदान से पहले चुनावी रैलियां और भाषणों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह आज की बात न करके भविष्य के सपने दिखाने लगे हैं और आज ही उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमोह में थे, मध्य प्रदेश में, और वहां उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बहुत कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन क्या कुछ किया है इस पर बातचीत ना के बराबर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी रैली में या चुनावी भाषण में। सुनिए। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए, जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। तो कितना कॉन्फिडेंट है मोदी जी कि जब मेरा तीसरा कार्यकाल शुरू होगा तो मैं इस देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर लाकर रख दूंगा। अब बताइए, जो काम मोदी 10 सालों में नहीं कर सके उसके लिए अब वो और 5 साल जनता से मांग रहे हैं। पहले भी उन्होंने 60 साल की जगह 60 महीनों की बात की थी, शायद आपको याद होगा। हालांकि जनता ने 120 महीने दे दिए, फिर भी 60 साल उधर और 60 साल इधर, तो 60 महीने उधर और 60 महीने इधर, तो 120 महीने 60 महीने की बात कर रहे थे। तो 120 महीने दे दिए, फिर भी कुछ नहीं हो सका। आज की तारीख याद कीजिए दोस्तों, आज कौन सी तारीख है? आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर 2016 को आज ही के दिन, और अभी समय हो रहा है 7:05। मतलब अभी से 55 मिनट बाद आज ही के दिन मोदी जी आए थे टेलीविजन चैनल्स पर और उन्होंने क्या कहा था। इसी दिन उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर नहीं होगा ये कहा था और नोटबंदी कर दी थी। और उसके बाद देश का जो हाल हुआ वो आम जनता नहीं भूली है। बीजेपी और मोदी और उसका साथ देने वाला मीडिया भूल जाए वो अलग बात है। खैर, कांग्रेस ने इस दिन को नहीं भूलने दिया और आज राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक तमाम नेताओं ने मोदी की इस बड़ी विफलता की याद जनता को दिखाई है। आइए सबसे पहले 2018 में, 2016 के बाद 2 साल बाद 2018 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा था वो सुनिए। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, ये जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। तो सुबह सुबह राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से इस वीडियो को जारी किया और दूसरी तरफ कई सारे नेताओं ने ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। देखिए, नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की, 99% आम भारतीयों पर हमला, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों
को फायदा। ये एक हथियार था आपकी जेब काटने का, परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का। आप जानते हैं कि 609वें स्थान से कैसे दुनिया का दूसरा स्थान, सबसे अमीर आदमी बनने का स्थान प्राप्त किया इसी देश का एक उद्योगपति। खैर, तो ये बात कहते हुए लिखते हुए राहुल गांधी ने उस वीडियो को जारी किया था जो अभी आप सुन रहे थे। यहीं नहीं रुके राहुल गांधी। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से फिर से नोटबंदी पर हमला किया है। जरा वहां क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी आज ताजा तरीन 2023 में, आज 8 नवंबर, और याद कर रहे हैं नोटबंदी को और इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ लिया, सुन लिया, जरा यहां सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। आज कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि नोटबंदी करूंगा और काला धन मिट जाएगा देश से। मिट गया? काला धन ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था जीएसटी लाऊंगा, देश में प्रगति होगी। भैया, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? महंगाई बढ़ गया। कांग्रेस के समय 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज कितने का मिल रहा है? ये देखो 1200। हमारे समय 400 मिलता था। चुनाव के बाद 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिल जाएगी आपको। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भैया वायदा कर जाते हैं, 15 लाख रुपए दे दूंगा बैंक अकाउंट में, जीएसटी से सबको फायदा मिलेगा, किसान के कानून ला रहा हूं किसानों के लिए। उधर किसान धरना कर रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं भैया हमें ये कानून नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, इनको समझ नहीं है, और कानून अदानी जी के लिए बना रहे हैं। यहां आपकी खदान उठा के दे देते हैं अदानी को, आपका जंगल दे देते हैं, जल दे देते हैं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और चुनावों के बीच कांग्रेस के ऐसे हमले बीजेपी को शायद कमजोर कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस अंदाज में बीजेपी को घेर रहे हैं, उससे भी बीजेपी के पैर उखड़ने लगे हैं। दोस्तों, आज ही सरगुजा में राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए कर्जा माफी के किए गए वादे को दोहराते हुए कहा कि लिख लीजिए, किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने जो वादे 2018 में किसानों के लिए किए थे उसे पूरा किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता है। लेकिन ये जो बातें, वादे जो राहुल गांधी याद दिला रहे हैं, जिस घोषणा पत्र के जरिए यहां कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है, उसके वादों को हर मंच से राहुल गांधी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। सरगुजा से राहुल गांधी ने और क्या कुछ बातें कही हैं, जरा सुन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसानों की कर्ज माफी और धान खरीदी को लेकर लगातार राहुल गांधी अपनी बात छत्तीसगढ़ में रख रहे हैं। अब यहां राहुल गांधी और भूपेश बघेल और उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4000 रुपए नहीं 6000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ रुपए हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं, हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या?
तेंदुपत्ता के लिए सही डेट दिया, बोनस दिया, मुफ्त में बिजली दी। तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। पेन निकालकर लिख लीजिए, इस बार भी वैसे ही कर्जा माफ होगा जैसे पिछली बार, पिछले चुनाव में 2018 में कहा था और कर्जा माफ हुआ। पेन निकालकर लिख लीजिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो इधर राहुल गांधी अपने वादों को दोहराते हुए और जनता के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उधर प्रियंका गांधी ने आज इंदौर के पास सांवेर में बीजेपी के सरकार गिराने के खेल पर कहा कि जिस तरह से रामायण में अहिरावण ने चाल चली थी, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ हुआ। अहिरावण छल से राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। हनुमान जी ने अहिरावण को परास्त किया और दोनों को वापस लाए। अब जनता को हनुमान बनना है और इस छल का जवाब देना है। इस कथा का यही संदेश है कि जब अन्याय हो तो उसे लड़ना चाहिए। ये बात कह रही हैं प्रियंका गांधी इंदौर के पास ही अपनी एक सभा सांवेर में एक सभा में। जरा सुनिए उनकी जुबानी। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सांवेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो सुन रहे थे आप अहिरावण रामायण की कथा। आखिर इस पूरे प्रसंग में जो कुछ हुआ, कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई और गिराने वाला अहिरावण कौन था?
शायद आप समझ चुके होंगे जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं प्रियंका गांधी। अगर नहीं समझे होंगे तो इस चर्चा में आगे जरूर सुनेंगे आप, उसका नाम जरूर बताएंगे हम। तो कांग्रेस अब अन्याय से लड़ने के लिए जनता को तैयार कर रही है। क्या जनता इसके लिए तैयार होगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आपको हनुमान बनना होगा, लेकिन यहां कांग्रेस अपनी बातों की पुष्टि भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने अगर कंप्यूटर यहां हमारे पिताजी नहीं लाए रहते, यानी कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे पिताजी अगर कंप्यूटर इस देश में नहीं लाए होते तो आज एंटायर साइंस का जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री दिखा रहे हैं मोदी जी, वो डिग्री वो नहीं दिखा पाते। जरा सुनिए प्रियंका गांधी ऑन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। और अगर सही तरह से सरकार की नीतियां होती है ना, तो वो पैसे आपके जेब में वापस डाले जाते हैं। कैसे? स्कीम्स बनाकर, किसानों की मदद करके, महिलाओं की मदद करके, मजदूरों की मदद करके, रोजगार दिलवा के, इसी तरह से पेंशन दे के, इसी तरह से तो आपके पैसे आपकी जेब में वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपके जेब से निकाल रही है और लूट रही है, भ्रष्ट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी संपत्ति दे रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ये इनकी नीति है, ये भाजपा की नीति बन गई है। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थी और वो कंप्यूटर थे और वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में। आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है। उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी। अगर आज देश में IIM है, IIT है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं, किसी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि हम ऐसे ऐसे संस्थान बनाएंगे जिससे दशकों बाद लोगों का लाभ होगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, जिस कंप्यूटर पर मोदी जी ने, जिस कंप्यूटर से उनको डिग्री मिली है, छपी हुई डिग्री, वो उस डिग्री के लिए भी राजीव गांधी की सोच और कंप्यूटर लाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसके कारण ही प्राप्त हुआ। खैर, एक इशारों में निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी भी पेन निकालकर लिख लीजिए जैसे गारंटी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तीसरी बार जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। तीसरी क्यों? आप पहली अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन आप आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, बात आप कर रहे हैं 2024 के बाद की। क्यों आखिर? ये सवाल तो उठता है। खैर, क्या कांग्रेस ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव की घड़ी में 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें से 2 राज्यों और 1 राज्य मिजोरम में तो चुनाव ऑलरेडी खत्म हो चुका, और इधर छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पे चुनाव करवाकर, मतदान करवाकर आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 76% से ज्यादा मतदान, 76% से ज्यादा मतदान 20 सीटों पर पहले चरण में, और मिजोरम में 80% से ज्यादा मतदान। क्या कुछ कहता है ये भी समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, अहिरावण आखिर कौन है? चलिए इसका जवाब स्वामी जी से लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। स्वामी जी, पहले से आपका परिचय करवा चुका हूं कि और आपके पास ये सवाल लेके आने वाला हूं कि आखिर ये अहिरावण कौन है। और अगर आप जवाब नहीं दिए तो उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये जरूर जवाब देंगे। तो आप दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी भी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी ने उधर तहलका मचा दिया है। तहलका इस हिसाब से कि उधर 2 भाइयों की मुलाकात करवा दी उत्तराखंड में, राहुल और वरुण की,
और ये आपके बिना संभव नहीं हुआ होगा मीनू जी, ये भी आप बताइएगा जरा। तो मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का स्वागत करता हूं। साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथी, आपका स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं आप सबका भी। और जैसा शुरुआत में कह चुका हूं कि ये अहिरावण कौन है जिसके बारे में इतनी लंबी कथा सुनाई प्रियंका गांधी। हालांकि इस कथा में और एक्सटेंशन है और भी बहुत सारी बातें हैं। 13 साल के वनवास, 14 साल के वनवास की बात भी वहां कह रही थी और 14 महीने की सरकार, क्या ये उससे कनेक्ट होता है? भाषण बहुत शानदार था प्रियंका गांधी का और वैसे ही शानदार भाषण आज राहुल गांधी का। लेकिन ये अहिरावण कौन है स्वामी जी? देखिए, अभी तक तो राजीव जी में यह समझता था कि युद्ध जीता जाएगा अगर रावण और मेघनाथ का वध होगा। अब ये आज जो प्रियंका जी ने बताया, इसका माने अहिरावण का भी वध होना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है, और राकेश पाठक जी बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है अहिरावण ओरिजिनली ग्वालियर का रहने वाला था और ये संदर्भ शायद वही है। और अब आप जानते हैं 3 मूर्तियां कौन हैं, किनकी फोटो लगनी शुरू हो गई हैं, तो रावण का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, मेघनाथ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, अहिरावण का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। राजीव जी एक बात और, आज क्योंकि पुण्यतिथि है नोटबंदी की, मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत सारी अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई, उनसे विचार विमर्श हुआ। अब मैं सोच रहा हूं, रिटायर तो हो ही गया हूं, अनर्थ शास्त्र पे एक पुस्तक लिखूं और अनर्थ शास्त्र में पिछले 9.5 साल के अंदर जितने भी ये आर्थिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इस पे मैं एक एक चैप्टर लिखूं। एक चैप्टर उसमें नोटबंदी पे होगा, एक चैप्टर उसपे जीएसटी पे होगा, एक चैप्टर होगा कि भारत की आर्थिक शक्ति को किस प्रकार से क्षीण किया गया है, हमारे छोटे दुकानदारों की आमदनी को खत्म करके, छोटे काश्तकारों की आमदनी को खत्म करके, हर चीज बड़े पूंजीपतियों को सौंप कर, तो तीसरा चैप्टर में उसके बारे में लिखूंगा। मुझे ऐसा लगता है अर्थशास्त्र में लोगों को ज्ञान है और ये पढ़ाया जाता है कि अर्थशास्त्र में आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल से पिछले 9 साल में मैंने जो सीखा है, एक पुस्तक ये भी लिखनी आवश्यक है क्या नहीं करना चाहिए, और 9.5 साल में हमें इतने सारे उदाहरण मिले हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वास्तविकता में तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की बात हो रही है। इसके एक तरीका और है जो मोदी जी बखूबी से कर रहे हैं। अगर आप महंगाई बढ़ा देंगे तो आप आर्थिक शक्ति भी, आपकी जीडीपी भी बढ़ जाएगी और आपकी जीएसटी भी बढ़ जाएगी। आज जिस चीज पे छाती ठोकी जा रही है कि 1,75,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हर मंथ कर रहे हैं, ये गरीबी के पेट पे और गरीबों की जेब पे एक प्रकार का आघात है। राजीव जी, मैं आपके दर्शक और श्रोताओं को एक निमंत्रण देता हूं, आप गूगल सर्च करें। गूगल सर्च में आज तक विश्व के आर्थिक इतिहास में जितने भी देशों ने नोटबंदी की है, वहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, लोगों को इस प्रकार के निर्णयों को वापस लेना पड़ा है। अमेरिका को पता है, अमेरिका को राजीव जी पता है, उनके यहां 20% डॉलर जो सर्कुलेशन में हैं वो नकली हैं। इसके बावजूद वो नोटबंदी इसलिए नहीं करती कि अगर वो नोटबंदी करेगी तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो अनर्थ शास्त्र, अभी तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइजर्स में कुछ ऐसे अनर्थ शास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र का बिल्कुल शीशे में खड़े होकर देखा है, इधर अर्थशास्त्र दिखाया है, उधर से अनर्थशास्त्र दिखा है। तो अब आप लोगों के सहयोग से अनर्थशास्त्र पे एक पुस्तक लिखूंगा, 9.5 साल के अनुभव के एक एक चैप्टर उसमें लिखूंगा। जी, अच्छा है आपने आज पुस्तक का ऐलान कर दिया और पुस्तक लिखकर बैठे हुए हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी 1957 की बात उस पुस्तक में बहुत गहराई से लिखे हुए हैं, लेकिन इनसे ज़रा समझें कि ये अहिरावण की बात कह कर के निशाना किस तरफ लगा रही थी। आप और बेहतर तरीके से बताएंगे डॉक्टर पाठक जी, क्योंकि ये अहिरावण कौन है और क्या सचमुच अब कांग्रेस ने कमर कस ली है कि आने वाले चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है
तो 13 या 14 महीने की सरकार नहीं बल्कि 5 साल की सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। ऐसा है क्या? क्योंकि आप वहां हैं और पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ रही है और खासकर प्रियंका गांधी जिस प्रकार आज एग्रेसिव नोट पर जाकर भाषण दे रही थी, उसके क्या मायने हैं? क्या ये जो जोश है वो जोश पहले से जो वहां लहर की बात कही जा रही है उसके कारण है, और जो कहानी जो खासकर रामायण की जो बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, उसके क्या मायने हैं और कितनी दूर तक ये बातें जाती हैं जनता के बीच? राजीव जी, पहले अहिरावण की बात कर ले। अभी अखिल स्वामी सर ने कह दिया कि ग्वालियर का था, तो एक संकेत तो उन्होंने दे ही दिया और संयोग से आज मैं ग्वालियर में ही हूं। पहली बात तो यह है कि अहिरावण का उल्लेख रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हमारे लोक जीवन में कई तरह की रामायण प्रचलित है, उसमें एक राधे श्याम रामायण है, उसमें अहिरावण और महिरावण 2 भाइयों का उल्लेख है जिन्हें रावण का पुत्र बताया गया उस राधे श्याम रामायण में। शुरू में आपने बताया, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बता ही दिया कि वो विभीषण का भेष धरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में ले गया, तो पाताल लोक का राजा था अहिरावण। फिर हनुमान जी वहां पहुंचे, बीच में मकर ध्वज मिला, उसको उसने बताया वो तो हनुमान जी का ही पुत्र है। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद गिर गई थी, मछली ने उसको निगल लिया था। तो बंदर और मछली के संयोग से जिसका जन्म हुआ वो मकर ध्वज था। खैर, अंत में वो जब बलि चढ़ाने जा रहा था रावण राम और लक्ष्मण की, तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं, उनकी रक्षा करके वापस अपने कंधे पर बिठाकर ले आते हैं। तो वानर सेना में एकदम हर्ष की लहर दौड़ी। प्रियंका गांधी जिन प्रतीकों के जरिए संदेश दे रही हैं, वो प्रतीक हमारे लोक जीवन में, हमारे मानस में बहुत गहरे बैठते हैं, सीधे असर करते हैं। जैसे विभीषण का जब भी उल्लेख होगा तो उसका उल्लेख इसी रूप में होगा कि वो भेदिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के बाद पहली बार दीनदयाल परिसर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश किया, उनके स्वागत सत्कार का जो आयोजन हुआ, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने पहले दिन मंच पर ही उन्हें विभीषण कह दिया था। उसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता क्या क्या कह रहे हैं, बार बार उल्लेख करने में मुझे भी कष्ट होता है। मैं तो ग्वालियर का नागरिक, इस नाते मुझे अतिरिक्त कष्ट होता है। तो प्रियंका गांधी के संकेत को वहां से पकड़िए। 21 जुलाई 2023 ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में प्रियंका गांधी की सभा हुई थी। पहली सभा उनकी जबलपुर में हुई थी। या उन्होंने एक बात कही थी, एक अधूरी बात कहकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था कि मैं चाहूं तो सिंधिया जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूं, कैसे उनके विचार बदल गए, विचारधारा बदल गई। 2 वाक्यों में उन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। आज उन्होंने मिथकी तरीका अपनाया, मिथकों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी की उनकी सरकार का अपहरण अहिरावण रूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर लिया था और उससे वो हनुमान जी मुक्त कराएंगे। हनुमान जी के मिथक को भी आप याद कर लीजिए कि कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी ने नरेंद्र मोदी जी की सुनी। माननीय प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के समकक्ष हनुमान जी को रखकर अपील की लोगों से कि आप वोट डालने जाने से पहले जय का नारा लगाएं। लोगों ने नारा जरूर लगाया, लेकिन बटन दबा दिया हाथ के पंजे पर। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर में, इस रणभूमि में भी हनुमान जी को फिर से लाने की कोशिश हुई है। वैसे कर्नाटक के परिणाम वाले दिन ही एक वीडियो वायरल हो गया था, संभवतः कांग्रेस ने बनाया होगा, रामायण सीरियल के सीन को कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त कमलनाथ मध्य प्रदेश में परेशान है, जाओ उसकी रक्षा करो। तो आज के इस भाषण के जरिए प्रियंका गांधी ने एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का और लोगों के मानस में बैठा हुआ जो रामायण का चरित्र है, उसके जरिए जो संदेश दे दिया कि अहिरावण रूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या ज्योतिरादित्य रूपी अहिरावण ने हमारी सत्ता का अपहरण किया था, तो अब आप हनुमान जी को लेकर आइए और रक्षा कीजिए। अब आते हैं कि इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आज माननीय प्रधानमंत्री भी ग्वालियर चंबल अंचल में है, मुरैना में वे गए हुए हैं और मुरैना वो जिला है जहां से दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य, जो हाल ही में
अपने सुपुत्र के एक वीडियो के कारण चर्चा में आए। 100 करोड़ की डील हो रही है, हमको नहीं मालूम सच्चाई उसकी क्या है, लेकिन हाँ ये बात है कि वो किसी और नेता के सुपुत्र का वीडियो होता जी। तो शायद अगले ही क्षण विशेष विमान से ईडी, सीबीआई, आईटी रवाना हो चुके होते। आज के चुनाव प्रचार का अगर हम आकलन करें तो प्रियंका गांधी इस वक्त इंदौर में रोड शो कर रही हैं, हो सकता है इस वक्त चल रहा हो रोड शो। अभी इस विमर्श में आने से पहले मैंने वीडियो देखे तो इंदौर, मालवा बीजेपी और जनसंघ का गढ़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रोड शो की जो भीड़ बता रही है, ऐसा लग रहा है कि जनता खुद ब खुद उमड़कर आ गई। शायद आप वहीं का दृश्य दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल यही इंदौर से। जी बिल्कुल, हमारी स्क्रीन पर वही दृश्य है। तो अब अगले जो 10 दिन बचे हैं, 10 भी नहीं बचे, हाँ 15 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो अगले 8-9 दिनों में यह देखना है कि दोनों पार्टियां किस स्तर तक एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। इस बीच में एक रोचक हमारा डीवी लाइव दिखा चुका कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 55 साल विकास न होने का आरोप लगाकर खुद को और अपने कैलाशवासी पिता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आप भी नकारा थे 20 साल तक कांग्रेस में रहकर, और 1980 से माधवराव सिंधिया कांग्रेस में रहे, हमेशा मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। तो अब इसकी अग्नि परीक्षा होनी है कि जो अहिरावण है उसको जनता सही में पहचानती है कि नहीं। फिलहाल दिलचस्प होने जा रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव, और कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण और बहुत बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि दिलचस्प होता जा रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव। और सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव बल्कि उधर छत्तीसगढ़ का चुनाव और राजस्थान का चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। और तेलंगाना के चुनाव की बात अगर न करें तो शायद इस चुनावी चर्चा में और इसके विश्लेषण में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे या पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी बहुत दिलचस्प नतीजे दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। नतीजे तो बाद में, लेकिन जो होंगे वो सुनाई पड़ रहे हैं। तो आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास। पहले ही कह रहा था मैं, 2 भाइयों का मिलन आपने कैसे करवा दिया ये। और वरुण गांधी और राहुल गांधी दोनों की मुलाकात हुई है और 40 मिनट तक मुलाकात हुई है कहा जा रहा है। राहुल गांधी वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, वहां से केदारनाथ से आपके नगर में, और वहां से यानी कि देहरादून, और वहां से दिल्ली उनको आना था। और केदारनाथ में जब वो वेटिंग लाउंज में थे या शायद मुख्य जो वहाँ के पुजारी हैं उनके घर थे, तो मुलाकात हुई है। और आखिर बात क्या हुई, ज़रा अगर आप तक खबर आई हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरी बात कि इसके मायने पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, थोड़ा इस पर आपसे भी चर्चा करना चाहता हूँ। और वहाँ से निकल के आने के बाद में राहुल गांधी आज जब छत्तीसगढ़ में थे तो वो आज लिख कर रख लीजिए, पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये बातें कहते हुए सुने गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लिख कर देने वाली बात बहुत कर रहे थे आज जब वो भाषण दे रहे थे। तो यहाँ से ज़रा समझूं कि आखिर क्या है उधर पहाड़ों पे कि यहाँ आने के बाद जोश जो है वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। मीनू जी। जी 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 राजीव जी, देखिए ये जो राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात है, मुझे राजनीतिक से ज्यादा ये पारिवारिक मामला है ज्यादा नजर आता है। हालांकि उसके जो पारिवारिक मामला है ये, क्योंकि परिवार का इस देश की राजनीति पे इतना बड़ा छाप है कि उसके तुरंत राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के, और निकाले भी जाने चाहिए, क्योंकि वरुण गांधी खुद भी राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है। तो ये देखिए, जितना इस मीटिंग को गुप्त रखा गया था उससे यहाँ कांग्रेस सर्कल में बहुत ज्यादा सुगबुगाहट थी और बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन उसमें वरुण गांधी भी होंगे वहां पे उस वक्त, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी और इनकी मुलाकात होगी। तो हो सकता है किसी ने सलाह दी हो कि भाई ईश्वर के सानिध्य में और महादेव के सानिध्य में आप बात करें तो ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले एक प्रेस के साथ बात करते हुए किसी ने पूछा था उनसे, तब भी सुगबुगाहट थी कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा था क्योंकि वरुण गांधी आरएसएस और भाजपा की उसको स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके साथ उनको हम अपने कांग्रेस में, मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह था कि उनको कांग्रेस में स्वीकार्यता अभी नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि या तो आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा का साथ छोड़ें तो देन ओनली वी कैन कंसीडर। तो अब हो सकता है, देखिए
इसका ग्राउंड पहले ही बना लिया गया होगा। वहां कोई भी नहीं था, इवन कांग्रेस के नेता भी नहीं थे। एक भूतपूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, गणेश गोदियाल जी के अलावा वहां कोई नहीं था। तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात हुई है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये आपके वरुण गांधी तो परिवार के साथ थे, पत्नी भी थी, उनकी बेटी भी थी, तो वो बातचीत जो भी हुई होगी उसका आप देख लीजिएगा 10 या 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए वरुण गांधी के कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या नतीजे निकलेंगे, क्या इसका प्रभाव होगा, ये एक अलग डिबेट का विषय है। और वो जब जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आप अवश्य इस बारे में बहुत लंबी चर्चा रखेंगे, तो तब उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कह देती हूँ, राहुल गांधी ने जो केदारनाथ की यात्रा की वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला है। उसमें वो जहां ठहरे हैं और जिस कमरे में उन्होंने खुद खाना बना के खाया है, वो एक बहुत देखने वाला दृश्य है कि किस सिंप्लिसिटी के साथ वहां पुजारी, जो उसके मुख्य पुजारी हैं, उनके रूम में राहुल गांधी बिल्कुल सादा, उसमें 2 पलंग बिछे हुए हैं और बिल्कुल सादा सा वो एक कमरा है, उसके अंदर राहुल गांधी ठहरे थे। और उनके दूसरे कमरे में एक टेबल लगा के उसी के ऊपर वहां उन्होंने खाना वाना बना के वहां उन्होंने खाना वाना खाया। मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ क्या तीर्थ यात्रा का मतलब यही होता था आज तक, तो कि भाई कष्टों में जाके तीर्थ यात्रा करें। मतलब ऐसा नहीं कि आज की तरह की 5 स्टार होटल के कंफर्ट में रहना चाहते हैं और वहां से तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने वो नहीं किया, बिल्कुल भारतीय संदर्भों में भारतीय संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल अपने आराम को त्याग दिया। और बिल्कुल वहां इतनी ठंड रही होगी, उस कमरे में एसी भी नहीं था तो वो पता चल सकता है कि वो किस तरीके से कष्ट में जाके उन्होंने यात्रा की। तो ये राहुल गांधी जो किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। और ये जो वरुण गांधी मिले हैं इसका अभी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब इसमें जो आप बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, आज तो बहुत ही सारे टॉपिक्स एक साथ गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब इसमें जो मोदी जी की डिग्री वाला जो प्रियंका ने उठाया और जिस चुटीले अंदाज में उठाया है उन्होंने ये टॉपिक, और जिस तरीके से आपने देखा होगा जनता किस तरीके से तालियां बजा रही थी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का उन्होंने नाम लिया जैसे ही, और किस तरीके से जो जनता चीयर अप कर रही थी और जो उनका व्यंग्यवाण था, मोदी जी तिलमिला के रह गए होंगे आज। और आप कल देखिएगा कितना जबरदस्त वो प्रहार करेंगे प्रियंका के ऊपर, बहुत बुरी तरह प्रहार करेंगे। प्रियंका ने उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बुरी तरह धज्जियां उधेड़ी हैं। और बाकी का जो आपने अभी पुराणों से महाभारत और उनका जो जिक्र आया है, रामायण का जिक्र आया है, वो तो एक अलग चीजें हैं। तो व्यक्तिगत जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जिस समझदारी से और जिस होशियारी से उन्होंने मोदी जी को लपेट दिया है, वो शायद उनको हमेशा याद रहेगा। एक मैं नोटबंदी के ऊपर और कहना चाहती हूँ कि देखिए ये नोटबंदी की आज 7वीं बरसी और मोदी जी कब भी आज तक नोटबंदी की बरसी नहीं मनाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बनाते थे। मतलब कोई बीजेपी और मोदी समेत कोई उसकी बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन ये नोटबंदी ही थी जिसने इस देश की एमएसएमई को तबाह कर दिया, छोटे और लघु उद्योग धंधों को और व्यापारों को उसने तबाह कर दिया। इसको याद किया जाना इसलिए जरूरी है कि हम हमारे दिमाग से भूल ना जाए। हम जब 2024 का चुनाव में वोट करें तो हम याद रखें कि किस तरीके से 60 बार कम से कम कानून बदले गए 3 महीने के अंदर, नवंबर से लेके और जनवरी तक। कितना इन्होंने कानून, लगातार रोज एक नया कानून आ जाता था, आज ऐसे नहीं ऐसे, आज ऐसे नहीं ऐसे। तो और 2000 रुपए का नोट की चिप की वो तो याद करिए, सब पब्लिक भूल गई हो तो कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगा हुआ है। आज तक की गोदी मीडिया ने उसका इतना बताया कि मोदी जी ने चिप लगवा दी है, इतने इनोवेटिव है हमारे मोदी जी। तो इन्होंने इतना मतलब एक तो आपका गलत स्टेप हो गया और ऊपर से जनता को आपने इतना परेशान करा, उसके बाद आपको ये इस तरह की जासूसी बातें सूझ रही हैं। एक प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब जनता और मोदी जी ने जो जापान में जाके अगले दिन चले गए थे और वहां जाके जिस तरीके से हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया था कि घर में शादी है और पैसे नहीं है, ऐसे करके। मतलब देश का प्रधानमंत्री, अगेन वही गरिमा वाली बात आती है। और लोगों की मतलब उनको मजा आ रहा है कि देश के लोगों के यहाँ बेटी की शादी है और पैसा नहीं है। लोग मर गए हार्ट अटैक से अचानक जो इस तरह के ये हुए। तो और ये जो पेटीएम का जो मोदी जी विज्ञापन कर रहे थे, वो चीजें सारी याद दिलानी जनता को इसलिए जरूरी है कि जनता भूल गई है।
तो इसलिए इसको याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है। आज आपके माध्यम से हमें मौका दिया आपने, हमने सोचा हमारा एक कर्तव्य है कि हम याद दिलाएं कि नोटबंदी को कभी भूलिएगा मत। जी बिल्कुल, नोटबंदी की आज बरसी है, जो भी वर्षगांठ जो भी कह लें वो है, और आज ही के दिन नोटबंदी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और याद दिलाने वाली आप कह रही थी मीनू जी, जरा उसको भी याद दिला देते हैं कि वरुण गांधी के बारे में जब पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने, तो आप अभी बता ही रही थी, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था शब्दशः, उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं और आगे बहुत कुछ इस चर्चा में है और उस पर भी बात हम करेंगे। जरा सुनते हैं पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी पर जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, और ये लोकेशन मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है वो मध्य प्रदेश ही था। सुनिए। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे तो सुन रहे थे आप, स्वागत सभी का है और ये सवाल आपको हमारे प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए वरुण गांधी के बारे में, मगर वो बीजेपी के हैं इसलिए उनको वहां पे तकलीफ जरूर होगा, यानी कि स्वागत है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो ये जो 40 मिनट बातचीत हुई है, तो क्या ये स्वागत करने वाली बात हुई है? आने वाला वक्त बताएगा। मीनू जी बता ही रही थी कि उस पर लंबी चर्चा भी हो सकती है, आने वाले समय में बहुत बातें होंगी। और लेकिन वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात से संबंधित जो भी बात निकल के आएगी, चाहे छन छन के ही आए, लेकिन कुछ बातों को, कुछ तार को, और जैसा प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि डैशबोर्ड के अलग अलग स्विचेस को जोड़ना जरूरी होता है ताकि आप लाइट्स का इस्तेमाल आसानी से और सही जगह पे कर पाएं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने जो एंटायर पॉलिटिक्स की बात की है, कितनी दूर तक जाएगी ये बात? क्योंकि मीनू जैन भी कह रही हैं, भले अंदाज कुछ और हो, लेकिन जैसा डॉक्टर राकेश पाठक जी भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो अभी चुनावी मौसम में जो माहौल है वो बहुत गरमाया हुआ है। ऐसे में ऐसी गर्मा गर्म बातें बिल्कुल पकौड़े के समान, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और शाम के वक्त अगर चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो समझिए क्या स्थिति होती है। मन करता है पहले पकौड़े खा लो, उसके बाद चाय पी लेंगे। लेकिन यहाँ दोनों हैं, चाय भी है, पकौड़े भी हैं और साथ साथ गर्मा गर्म बातें भी हैं। प्रशांत टंडन जी, आज मोदी जी मुरैना में थे और मुरैना में मोदी जी थे और मुरैना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री की भी, नरेंद्र सिंह तोमर की भी लोकसभा सीट है। तो उस सीट पर कुछ दिन पहले मैं भी गया था मुरैना, और मैंने वहाँ किसानों से लेकर शहरी लोगों सबसे बात की थी। और मुरैना मजेदार सीट है जहाँ मोदी जी गए, और जैसा आप कह रहे थे, मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस मुरैना समझा देगा। कैसे समझा देगा मैं बताता हूँ। मुरैना की असेंबली सीट पे जो एमएलए थे वो बीजेपी में, कांग्रेस जीती थी वहाँ से, और कांग्रेस के जो एमएलए थे वो उन 22 लोगों में शामिल थे जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के गए थे, और जिस वजह से वो वहाँ पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद वहाँ पे दोबारा कांग्रेस जीत गई। तो मुरैना इंटायर पॉलिटिकल साइंस को समझता है। और जब मेरी बातचीत हुई किसानों से, आड़तियों से, शहरी लोगों से, मुरैना में कोई, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मुरैना में तो बीजेपी नहीं जीतेगी कम से कम। और ये जो संदेश है मुरैना से, ये पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। तो मुरैना तो पॉलिटिकल साइंस समझता है मोदी जी की, और वो समझा भी देगा। दूसरी बात कि मुरैना के अलावा जो डॉक्टर राकेश कह रहे थे, मध्य प्रदेश में देखिए, मैं भी
होकर आया और ग्वालियर में डॉक्टर राकेश पाठक से मुलाकात भी हुई थी जी। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक मूड दिखाई दे रहा है, जबरदस्त मूड है और वो इस स्तर का है कि वहाँ पे ये रैलियां और तमाम चीजें से बात बनेगी नहीं। और एक और तब्दीली जो आने वाली है राजीव जी, जो मुझे लगा इन यात्राओं में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ जब आपके साथ गए थे, कि पिछले बार विधानसभा में तो कांग्रेस जीत गई 3 राज्यों में, लेकिन लोकसभा में बड़ी लंबी चौड़ी और काफी क्लीन स्वीप जो बीजेपी ने कर दिया था। 11 में से 9 सीटें छत्तीसगढ़ में, 80 मध्य प्रदेश में काफी सीटें, राजस्थान में लगभग सभी सीटें। इस बार ये नहीं होगा। जो मूड है वो इस बार ऐसा लगता है कि ये जो सेंटीमेंट है ये प्रिवेल करेगा, पहली बात। दूसरी चीज कि पिछली बार के नतीजों के बाद कांग्रेस, यहाँ विपक्षी पार्टी है, बाकी पार्टियां नहीं इस एरिया में, कांग्रेस कम से कम रिलैक्स नहीं होगी। और अब आते हैं बात नोटबंदी की। देखिए, नोटबंदी की आज बरसी है और ये नोटबंदी का ही असर है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, ये नोटबंदी का ही असर है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए बाध्य हो रही है सरकार, और उसको 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए भी मोदी जी ने भी कहा है। ये कोई तमगा नहीं है। और आप इस तरीके की स्कीम्स के देश की प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा में काम मिल रहा था, मनरेगा में जो काम मिल रहा था, वो व्यक्ति जो मनरेगा से पैसा ले रहा था वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा था, वो अपनी कमाई कर रहा था और वो क्रय शक्ति को भी बढ़ा रहा था, जिसका असर शहरी मिडिल क्लास या अपर क्लास या उद्योगपतियों को मिल रहा था। क्योंकि गांव में अगर क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उसका व्यापक असर जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में होता है। मनरेगा ये काम कर रहा था, फ्री राशन ये काम नहीं करेगा। और फ्री राशन दूसरा काम जो करेगा कि वो आत्मविश्वास की कमी पैदा करेगा बहुत बड़ी जनसंख्या में। तो ये जो नोटबंदी की बरसी है, उसको आप इस उससे देखें, इस नज़रिए से कि 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री राशन देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है सरकार को। और एक बात और छत्तीसगढ़ की बात मैं कर दूं, छत्तीसगढ़ वहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं और बड़ा सबक दे रहे हैं। मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों से ज्यादा है। तो पहले जरा अपना ठीक करें। और ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, इसमें और भी आगे बढ़ने की जरूरत है कि कृषि को, खेती को एक लाभदायक पेशा बनाने का जो काम कर रहे हैं, कि उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का, अगर ये होगा तो ये बहुत सारी, केवल खाद्यान्न में हमको आत्मनिर्भरता मिलेगी, उसके अलावा शहरों में पलायन नहीं होगा, वापस लोग अपने घरों में जाएंगे। तमाम दृष्टि से इसको आप देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी जो है वो राहत मिलेगी देश को, अगर बाकी राज्य भी कृषि को प्रॉफिटेबल बिजनेस यानी मुनाफे वाला काम अगर कृषि को बना देंगे तो ये देश के लिए बड़ा कल्याण होगा, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए, और किसान काफी खुश हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि खबरें आपके पास भी होंगी। और क्या यहां से चुनाव परवान चढ़ चुका है? क्या यहां से चुनाव किसी के चेहरे पर खुशी और किसी के चेहरे पे गम ऑलरेडी दे चुका है? उसको देखने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या? क्या कुछ आप देख रहे हैं? मिजोरम में 40 की 40 सीटों पे मतदान और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर मतदान के बाद की स्थिति। धन्यवाद राजीव जी। सत्तारूढ़ दल के सबसे प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री
चुनाव वाले एक राज्य में प्रचार करने नहीं जाते हैं, यह साहस नहीं बटोर पाते कि उनको प्रचार करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ दल के 40 के 40 उम्मीदवार नहीं मिलते, 23 उम्मीदवारों पर आपको संतोष करना पड़ता है। आपके गठबंधन का जो एक दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, और उस राज्य में 80% से अधिक मतदान होता है। यह सामान्य बात नहीं है। मिजोरम एक अलग तरह का राज्य भी है। मिजोरम में बड़ी बड़ी रैलियां होती नहीं, वहां के सिविल सोसाइटी की बहुत जबरदस्त दखल है, और इसीलिए उस राज्य में मतदान का ही प्रतिशत बहुत बेहतर आता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में, जहां 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जहां 2018 के चुनाव में 18-19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, वहां भी अगर 76% मतदान हो रहा है, कुल मिलाकर के कांग्रेस जो घटनाएं हुई हैं वहां पे भी हिंसा की, माओवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले अन्य चुनावों की तुलना में बहुत उस तरह की हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। बड़े पैमाने पर माओवादियों के विरोध के बावजूद लोग मतदान करने के लिए निकले, और ये इतना प्रतिशत का मतदान दो ही स्थितियों में होता है। या तो लोग सरकार को बचाना चाहते हैं या सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जब लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो यह बाकायदे दिखता है, विजुअल होता है वो। आप इसको उस समय भी याद कीजिए जब पश्चिम बंगाल में लोग वामपंथियों की सरकार को हटाना चाहते थे और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ रही थी। अब मतलब दरो दीवार पर लिखा हुआ था कि यहां क्या होने जा रहा है। आप उस चुनाव को भी याद कीजिए, क्योंकि उस चुनाव में गया था बिहार के, जब लालू जी की सरकार जा रही थी और नीतीश कुमार जी की सरकार आ रही थी। बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया था, और जब वो सत्ता में लाए थे नीतीश कुमार को, तब भी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मतदान किया था। जब दोबारा उनको फिर उन्होंने सत्ता दी थी, तब भी बड़े पैमाने पर मतदान किया था। तो छत्तीसगढ़ का ये बड़े पैमाने में 75% से अधिक का मतदान यह बताता है कि सरकार को लोग वहां ला रहे हैं। ये इस आधार पे आप कह सकते हैं कि वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी या उस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल दिखाई नहीं पड़ा। जितने भी सर्वेक्षण आए, जो स्थानीय लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, वो किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। खेती किसानी का वह प्रदेश है, और बघेल सरकार ने किसानों को और उनकी खेती को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। इस देश में सर्वाधिक धान की कीमत अगर कोई राज्य दे रहा है तो वह छत्तीसगढ़ की सरकार है। पर एकड़ उपज का सर्वाधिक खरीदने वाला अगर कोई राज्य है तो वह छत्तीसगढ़ सरकार है। और यह आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें सबसे बड़ी एजेंसी है एफसीआई। उस एफसीआई को लोगों ने एक दाना नहीं बेचा वहां किसानों ने, यानी केंद्र सरकार की एजेंसी वहां खरीद नहीं कर पाई, और लोगों ने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को अपना धान बेचा, और निजी लोग भी उसकी खरीद नहीं कर पाए। तीसरी चीज कि किसानों को एक मजबूत करने के लिए वहां के जो पशुओं के लिए जो गुठान का उन्होंने कार्यक्रम चलाया, और जो गोबर खरीद का कार्यक्रम चलाया, यानी कि सरकार के साथ लोगों ने अपना कनेक्ट डेवलप किया, अपना कनेक्ट महसूस किया। खेती किसानी के अलावा अगर वहां उन्होंने 500 से अधिक 600 से अधिक स्कूल खोले, उसमें अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल अगर उन्होंने खोला, तो कौन सा ऐसा समाज है जो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के बारे में आप सोचते हैं, उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई समाज इसको स्वीकार कर देगा आपके भावनात्मक तारों से, आपके ध्रुवीकरण की राजनीति से। और पिछले 5 सालों में इस सरकार के खिलाफ वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है वह कोई भी राजनीतिक माहौल नहीं बना पाया। अजीत जोगी जी की पार्टी थी, वो तो लगभग खत्म है। अगर मतलब आप ये मान के चला जा रहा है कि आपकी कोई ताकत नहीं रह गई। अरविंद नेताम जी की पार्टी, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। लग रहा था कि हो सकता है कुछ वो कर डालें, लेकिन वो भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के लोगों के मन में नाराजगी नहीं है, तो इतने ज्यादा प्रतिशत का मतदान का मतलब होता है कि लोग किसी भी कीमत पर उस सरकार को लाना चाहते हैं। ये साफ साफ संदेश है वहां, और मणिपुर का भी संदेश यही है।
मणिपुर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां भी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार मिजो नेशनल फ्रंट आता है, एक बार कांग्रेस आती है, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस ये आने जाने का क्रम लगा रहता है। वहां 5 साल की सरकार वहां मिजो नेशनल फ्रंट ने चलाई है बीजेपी के साथ, हालांकि एक ही विधायक है बीजेपी के। बीजेपी की निकटता मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ है, वहां के लोगों के मन में खिलाफ है, लोगों के मन में इस पार्टी के प्रति नाराजगी है। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं मिजोरम में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी की जो वहां पे रोड शो हुए, बड़ी सभाएं तो आप कर ही नहीं सकते उस राज्य में, उस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और राहुल गांधी के साथ जुड़ने की कोशिश की। इसका एक राजनीतिक और जो सर्वेक्षण भी आ रहे हैं उस सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है लगभग बराबर है, लगभग बराबर की स्थिति है। और सीट की संख्या भी लोग अभी लगातार, जबकि पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि बताई जा रही है वहां। तो वहां कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट और जेआरएम ये तीनों मिल जेपीएम ये तीनों लगभग पूरी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सत्ता के सबसे जो कांग्रेस का जो है वह एज है, जो स्थानीय लोगों का भी ये कहना है, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ है वो बताती है। अगर आप प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कल मध्य प्रदेश में भी, सीधी जिले में गए थे जी, और सीधी जिले में उन्होंने जाकर के एक उन्होंने बात कही थी कांग्रेस के बारे में, काम आधा जेब साफ करने को शिक उन्होंने बात कही थी, आधा काम जेब साफ, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था। और आप उसकी वीडियोस आप देखिए, आप प्रियंका गांधी की वीडियो दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी के भाषण का जो पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक का जो रिस्पॉन्ड है उनकी बातों पर, आप उसको देखिए, और जो बीजेपी नेताओं की जो भाषण है उसमें पब्लिक का रिस्पॉन्स आप देखिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ पिछले 3.5 महीनों में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाया है, लगभग हर क्षेत्र में। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, पहले कहा जाता था कि शायद निवाड़ और मालवा के इलाके में जहां पिछली बार बीजेपी को एक अच्छा खासा समर्थन मिला था वो मिल जाए, लेकिन वो भी स्थिति लगातार कांग्रेस के पक्ष में बनती हुई दिखाई पड़ती। और आज जो प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है इंदौर में, वह इस बात का संकेत है कि एक जन भावना कांग्रेस के पक्ष में बनी है। कांग्रेस मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में गई है और उन मुद्दों के आधार पर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया। बीजेपी अपनी बातों को न तो छत्तीसगढ़ में कह पाई और न ही वो राजस्थान में कह पा रही है। उसका जो अपना तरीका था, जो ध्रुवीकरण की राजनीति का, वही वो अपनाने का प्रयास, उनको ये लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में वो सफल हो जाएंगे। लेकिन यह ध्रुवीकरण की राजनीति न तो कर्नाटक में सफल हुई और न हिमाचल प्रदेश में सफल हुई, और ये नहीं लगता है कि आपके हिमाचल में मध्य प्रदेश में सफल हो पाएंगे क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है, जिस तरीके के सरकार के नाकामियों के आरोप है, जो किसानों की अनदेखी का सवाल है, इन सवालों से वो पार्टी उभर नहीं पा रही है। दूसरी चीज जो उनके आंतरिक संघर्ष है वह भी बीजेपी को कमजोर करते हैं। आप याद कीजिए, यही बीजेपी है जब व्यापम घोटाला का मामला सामने आया था तो पूरी की पूरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ी थी। बिल्कुल 4-4, 5-5 जगह पर अनंत कुमार जैसे लोग और शीर्षस्थ नेता थे, वो मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े थे। आज की स्थिति यह है कि हर नेता अलग अलग बोल रहा है, और ये पार्टी ने अपनी कमजोरियों तो इस आधार पर भी स्वीकार कर लिया जब वो 7 सांसदों या मंत्रियों और या राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लेकर के आए। और उन 7 में अगर जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं या स्थानीय लोगों से आप बात कीजिए तो केवल कहा जा रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल जो अपने इलाके में थोड़ी मजबूत स्थिति में है या जीत सकते हैं, कि उनके भाई की वो सीट है, जालिम सिंह की सीट है वो, इसलिए वो जीत सकते हैं। बाकी हारी हुई सीट है मुरैना वाली, और अभी एक नया ये भी आ गया। और सोचिए कि कितना पुराना ये वीडियो है, उसमें खनिज मामलों को लेकर के बातचीत हो रही है। और आज जो तोमर साहब जो है कृषि मंत्री हैं, कितने समय से लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इनके खिलाफ ये वीडियो लाया जाना है। और आप
अगर जिन लोग हमारे ख्याल से पाठक जी देखे होंगे, आज तोमर साहब के लड़के में के और उस वीडियो वाले तोमर साहब के बेटे में बहुत फर्क है। आज तोमर साहब के बेटे के पास बाल नहीं है, एकदम साफ दिखाई पड़ता है वो, और ये वाले में एकदम टनाटन है बकायदे। तो ये बड़े बहुत कितने का सब पुराना ये वीडियो है और लोगों ने बड़े मौके पर निकाला। और ये मध्य प्रदेश अपनी इस तरह के वीडियोस के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल। राघव जी के जमाने में एक वीडियो आया था, आपको याद कीजिएगा, पाठक जी को अच्छी तरह से याद होगा। और पार्टी के ही लोग ये काम करते हैं, कोई बाहर का नहीं है, ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पार्टी के भीतर ये काम कर रहा है। और नरेंद्र तोमर जी ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है। ये बड़े विनम्र नेता माने जाते हैं राजीव जी। यह ग्वालियर नगर निगम के पार्षद से निकले हुए नेता है, और आज तो एक जो कनेक्ट था इनका वो बहुत ही कमजोर हुआ है। आप सतना सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए, जबलपुर सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए, आप सीधी सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए। हर जगह जबरदस्त लोगों का विरोध है, और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं या पार्टी के सदस्य हैं उनमें वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला सीधी में अनाउंस कर चुके हैं कि सर्वाधिक मतों से हारने वाली साबित होंगे रिनी पाठक सिंगरौली में, जहां के सांसद हैं वो। तो एक पूरे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संघर्ष है इसको संभाल नहीं पा रही है, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका वो कनेक्ट नहीं, संभव ही नहीं है वो। और मेरा अपना मानना यह है, मेरी जो अपनी समझ है, अगर आप स्थानीय नेताओं को तरजीह नहीं देंगे तो लोग आपको तरजीह नहीं देते, उस पार्टी को लोग तरजीह देते नहीं है। और इस दौर से बीजेपी गुजर रही है मध्य प्रदेश में। तो दो राज्यों में तो बीजेपी कहीं नहीं है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, और चाहे तीसरा राज्य आप मान लीजिए छत्तीसगढ़। अब इन दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो रोज रोज नई नई कहानी लोग बनाते रहते हैं। अब जैसे राजस्थान के बारे में कहा जा रहा है, तब जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया अपने गवर्नेंस को लेके गई है, वह सबसे बड़ा इशू है, और लोगों के साथ मुद्दों के आधार पर कनेक्ट किया है और लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। चुनाव जो है बहुत मजेदार है, फंसा हुआ चुनाव बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिन बाद इस चुनावी समर में कूदे हैं, और देखते हैं हम कि आगे प्रधानमंत्री इस नैया को कैसे पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और लेकिन अब जो सेकेंड फेज का मतदान होना है छत्तीसगढ़ में, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और जिन राज्यों में एक ही फेज में मतदान है, जिसमें खासकर मध्य प्रदेश बिल्कुल साथ साथ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव 17 तारीख को साथ साथ, और दोनों राज्यों में भाई बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज गरजते हुए नजर आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वहां डिफेंसिव मोड में नजर आए, ये साफ दिखाई दे रहा था। भले तीसरे और यहां पर से तीसरे टर्म की बात कह के वो सीधा ये पैगाम दे रहे हैं कि हाँ, ये चुनाव भी हमारे दम पे ही लड़ा जा रहा है। जरा आना चाहता हूं आपके पास डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबके भाषण को अगर आप ध्यान से सुनिए, क्या कुछ आता है आपके जहन में? राजीव जी, जैसा मैंने पहले बोला, एक बार और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ और एसर्ट करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल दिख रहा है कि प्रियंका गांधी, अगर कोई कहे कि केवल वो कांग्रेस का प्रचार कर रही है, या केवल अपनी बात कर रही हैं, या केवल अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रही हैं, तो ये तो अपनी जगह पर है ही, क्योंकि उसके लिए निकली हैं। लेकिन वो लगातार जिस चीज को जागृत कर रही हैं वो है लोगों का नागरिक बोध। वो हर जगह कहती है कि आप अपने अधिकारों को जानिए। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, परसों शायद, वो इंदौर के पास ही धार के पास में कुक्षी नाम की जगह है शायद, वहां पर उन्होंने भाषण दिया कि तीर सही निशाने पर मारिए तो ये वोटर जो है वो मजबूत होगा। तो ये सारी चीजों से हटकर है, ये केवल ये कहने की बात नहीं कि आप हमें वोट दीजिए। कई बार वो अपने बोल चुके हैं कि आपने अपने अधिकारों को खो दिया है, अपनी ताकत जो है राजनीतिज्ञों के पास रख दी है, इसलिए आप कमजोर हुए हैं। तो प्रियंका गांधी की भाषणों को मैं बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ, और एक बहुत ही लार्जर इंटरेस्ट पे बात करती है। वो केवल अपने पार्टी के प्रचार की बात नहीं करती, वो तो है ही, क्योंकि वो उसी काम के लिए गई हुई है वो, लेकिन वो एक तरह से मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं ओवरऑल। मतलब आने वाले समय में भी वो एक तरह से नागरिकों का जो, जिसको हम नागरिक चेतना कहते हैं, और वो जो नागरिक बोध है, वो बार बार बता रही है कि आप अपनी बातों को जान के रखिए। राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी देखिए बहुत ही सामयिक मुद्दे उठाते हैं। बाकायदे 8 तारीख थी तो उन्होंने नोटबंदी के बारे में फिर से उन्होंने बातें शुरू की हैं, लोग उसको फिर से जान रहे हैं।
तो नोटबंदी के बारे में तो बहुत सारी चीजें काफी लोगों ने बात भी कर ली, उसकी क्या क्या चीजें हैं, कितने उसके नुकसान हुए हैं, ये हम सब जान रहे हैं। 7 साल पहले से हो गए हैं, उसके बाद ये जो 5 साल जो बढ़ाया गया है कि 5 साल हम राशन और देंगे, ये भी नोटबंदी का ही वो एक साइड इफेक्ट है। इसका असर बहुत लंबे समय तक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 75वें साल के पहले मोदी जी ने कहा कि विभाजन की जो विभीषिका है, वो विभीषिका इतनी है कि उन्होंने बाकायदे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो 5-7 सालों में ही भारत ने अपने उन घावों को भर के वो अपन कदम पर खड़ा भी हो गया था भारत, और एक नई यात्रा पे निकल चुका था। लेकिन नोटबंदी का जो मामला है, नोटबंदी से जो देश आहत हुआ और देश जो बर्बाद हुआ, उसकी जो खुशहाली खत्म हुई, उसका असर तो अभी तक है। तो मुझे तो लगता है और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, अगर मेरी बात कहीं ऊपर तक पहुंच जाए, कि 8 नवंबर को तो मुझे लगता है कि नोटबंदी विभीषिका दिवस मनाना चाहिए हर साल, और ताकि लोगों को याद रहे, तो लोगों को याद रहे कि भाई कितनी भयानक एक तरह से पीड़ा से गुजरा है पूरा का पूरा देश, और वो अभी तक भुगत रहा है। देखिए, मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी है, नागरिकों की हालत ऐसी है कि हमको उन्हें भोजन देना पड़ रहा है। वो उसको एक तरह से ऐसा बता रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी नोटबंदी की विभीषिका है। छत्तीसगढ़ का मैं एक ही उल्लेख करूंगा राजीव जी, आज सुबह देखिए ईडी का भी किस तरीके से अवमूल्यन हुआ है। अक्सर प्रवर्तन निदेशालय के लोग जाते थे बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों के यहाँ, बहुत बड़े राजनेताओं के यहाँ। आज सुबह छत्तीसगढ़ में भिलाई में एक छापा मारा गया ईडी के अधिकारियों द्वारा। वो मारा गया धिंगानी फायर वर्क्स, फटाके बनाने वाला है बेचारा। उसका अपराध केवल ये है कि भूपेश बघेल के चुनाव का वो सारा खर्च का हिसाब किताब रखता है। अब आप देखिए कि ईडी ने किस तरीके से किस निचले स्तर तक चला गया है कि जो चुनाव का हिसाब किताब रख रहा है भूपेश बघेल के, उसके यहाँ भी छापा पड़ गया, और 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा छापा पड़ गया उसके फायरवर्क्स की दुकान में, पटाखों की दुकान में भी, उसके घर पर भी, पदुम नगर में, भिलाई में उनका वो है। इसके बाद भूपेश बघेल ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये देखिए फर्स्ट फेज का जो एग्जिट पोल है वो आ गया। हमें तो लग रहा था कि एग्जिट पोल जो है वो कुछ समय के बाद आएगा, लेकिन इतने जल्दी आ जाएगा, रातों रात आ जाएगा, अगली सुबह ही आ जाएगा, इसका अंदाज नहीं था। तो देखिए वहां पर छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज में क्या होने जा रहा है, ये तो हमें और आपको एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया है कि फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है। तीसरी और अंतिम बात, जो यहाँ पर जो नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है, देखिए जिस समय 2017-18 में जो इसका जो आर्थिक जो क्या कहते हैं जिसको, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था छत्तीसगढ़ का, उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 86,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। हर साल बढ़ती गई और आज वो है 1,34,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय हो गई है। तो आप दूसरी बात कि 0.2%, 0.6% यहाँ की बेरोजगारी दर है। तो ऐसे में क्यों ना भूपेश बघेल और कांग्रेस के जो आर्थिक जो विकास का मॉडल है उसकी ओर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर इसकी ओर आपका ध्यान नहीं है और आप इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। भूपेश बघेल के ऊपर जो छापेमारी आज हुई है ये आप जानकारी दे ही रहे हैं, और भूपेश बघेल के ऊपर नहीं बल्कि उनके प्रस्तावक के ऊपर, और वो प्रस्तावक जो उनके खर्चे का ब्यौरा रखता है। और धिंगानी जो व्यापारी है, जो पटाखा व्यापारी है, उसके यहाँ 1 महीने के अंदर दूसरी बार उन्होंने लिखा था कि मुझे लगा था, जो भूपेश बघेल ने जो लिखा है कि मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहेब ने, यानी मोदी जी ने, लेकिन साहेब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित और मेरी निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश धिंगानी के यहाँ ईडी को भेज दिया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र आप सब जानते हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं, रायपुर के बिल्कुल पास में है। पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता को डराने की ये कोशिश वैसी ही विफलता होगी या मिलेगी जैसी कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है। छत्तीसगढ़ियों को कमजोर और कायर मत समझो साहेब, अपना चावल खाते हैं वो भी पूरे स्वाभिमान से। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं। और यहां अभिमान, स्वाभिमान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, और शायद यही जो बीजेपी को पीछे करता हुआ
ये जो स्वाभिमान है वो दिखाई दे रहा है। हम लोग थे वहां पे, और एक जो प्लस पॉइंट है, आप सब कुछ दे दें लेकिन स्वाभिमान कैसे देंगे, ये भूपेश बघेल ने बता दिया है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास जल्दी से, और इस कार्यक्रम को, बहुत लंबा कार्यक्रम हम लोगों ने खींच लिया है, जल्दी अब आते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए यहां से, क्या किसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? राजीव जी, उल्टी गिनती तो अब कह नहीं सकते किसकी शुरू हुई है, सब अपनी अपनी गिनतियां कर रहे होंगे, लेकिन भूपेश बघेल का ट्वीट और ईडी की छापेमारी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिस्तर शायद समेटना शुरू कर दिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके के चाल चरित्र चेहरे सामने आ रहे हैं और कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, उससे संकेत ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना वो दरी बिछवाना सबको समेटने की तैयारियां शुरू कर चुकी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जनता भी मुझे लगता है इसी तरीके की बातें समझ रही है, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं प्रथम चरण के मतदान के बाद, खासतौर से छत्तीसगढ़ से और मिजोरम से भी जिस तरीके से मतदान हुआ, ये सूचनाएं आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत किसी भी हाल में नहीं है। मिजोरम तो खैर प्रधानमंत्री गए ही नहीं, मतलब जाना था उनको वहाँ, लेकिन बेचारे बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, मंदिर में अपना इंतजाम करने चले गए थे वो उस समय गुजरात में, तो वहाँ तो गए नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, अभी और जाएंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अभी जाने का समय बचा है तो वहाँ जाएंगे। लेकिन जो राजीव जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला जो है वो कुछ ठीक ठाक बचा नहीं है। प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, आप बताइए, नीतीश कुमार को लेकर के तो आप अटैक कर रहे हैं, मणिपुर का आपको मां बोलने में लग गए 70 दिन, और नीतीश कुमार को आपने सुन लिया जाने कहाँ ना कहाँ। तो अब जनता तो सवाल पूछ रही है ना। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पर किस तरीके से चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर या कुछ बोल लेते, मणिपुर पे आपकी आत्माएं होती, उन्हीं का चोट की नीतीश कुमार ने कुछ बात कर दी तो आप उस पर जो है इसको लेकर उड़ रहे हैं आसमान में अच्छे तरीके से। तो अब ये राजीव जी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें सब चल रही हैं, असल में दिक्कत क्या है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरफ से मुझे लगता है कई चोट हुई है। अब एक तो जो बिहार में जो जातीय जनगणना के जो आए सर्वे, और उसमें जिस तरीके से वो आरक्षण को बढ़ाने की बात की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चूट है। उससे पहले ही अमित शाह जी बिहार में कह के आए थे, यादवों और मुसलमानों को लेकर के प्रहार करके आए थे कि इसमें गलत की गई है, इनकी जो है जनगणना इनकी गलत बताई गई है। अब मतलब सीधे सीधे विरोध नहीं कर पा रहे हैं जातीय जनगणना का, सीधे सीधे आरक्षण का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अब नीतीश कुमार को लेकर क्या मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कठिन चुनौतियां पैदा हो रही हैं। दूसरी बात राजीव जी ये कि जिस तरीके से राज्यों के अपने क्षेत्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी ने घोर अपमान किया है, और जिस तरीके से उनका दमन किया है, और सामने जो पोस्टर अब जेपी नड्डा जी की, हालांकि बताया जाता है कि लगना शुरू हो गए हैं, मोदी जी के पोस्टर उतरना अभी से शुरू हो गए, ये सब शुरू किया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यों के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाले हो रहे हैं। सोचा ये था पहले कि मोदी जी का पोस्टर सामने रख के चुनाव लड़ेंगे और बताया जाएगा कि मोदी जी जो है छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी राजस्थान के भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बनेंगे, सब जगह के मुख्यमंत्री बन जाएंगे मोदी जी, ये बता के लड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ उल्टी हो रही हैं और जनता जो है किसी भी हाल में मोदी जी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो वो पोस्टर जो धीरे धीरे बदलना जो है वो अच्छे तरीके से एकदम से शुरू हो गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें बदल रही हैं। आज नोटबंदी की बरसी, और नोटबंदी की बरसी में प्रधानमंत्री जो है उनके मुंह से एक शब्द नोटबंदी के लिए नहीं निकला, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, और जिसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी फंसी है। और राहुल गांधी इसी को लेकर के आज प्रहार भी कर रहे थे, नोटबंदी को लेकर के भी। तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश इस पर प्रहार कर रहा होगा। और देखिए राजीव जी, जख्म जो है वो जब बाद में कुरेदे जाते हैं तो वो और ज़्यादा दुखदाई होते हैं, और ज़्यादा फिर वो जब वो गहरे हो जाते हैं, वो चोट ज़्यादा पहुँचाते हैं। तो नोटबंदी हो गई, कोरोना के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ, ये सब हुआ। मुझे लगता है ये चुनाव का समय जब आएगा तो उस समय ये जख्म जो है वो एकदम से हरे हो जाएंगे, जब लोग इन सारी चीज़ों की याद दिलाएंगे। तब प्रधानमंत्री मोदी के लिए और परेशानियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री मोदी की परेशानी बढ़ने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की वो परेशानियां होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी, और मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है आजकल। तो भारतीय जनता पार्टी की अलग से कोई चीज़ है ही नहीं, और मोदी जी भी अलग से कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी परेशानियां मुझे लगता है ये बढ़ रही हैं सब मिला करके। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोच रही थी, अब जो सूचनाएं लगातार आ रही हैं, तमाम सर्वेज भी जो जिस तरीके से आए हैं, उनमें अभी होने जा रहा है कि शायद 5-0 ही भारतीय जनता पार्टी के लिए होने जा रहा है। अगर 5-0 होता है, या मान लीजिए 3-0 भी होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 5-0 ही रहेगा वो। लेकिन अगर हिंदी मैच में तीनों जगह से भी साफ हो जाती है
तो भी बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो सब मिलाकर के जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ कोशिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुराने तमाम वीडियो और सब्सिडियो निकल करके आ रहे हैं, अब जिन मंत्री पुत्र का वीडियो आया है, अब उनका बयान में कहीं देख रहा था, वो उन्होंने उस वीडियो को ये नहीं कहा है कि वो गलत है, ये कहा है कि वो एडिटेड है। तो यानी वीडियो की सत्यता से वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे एडिटेड है। तो ठीक है, एडिटेड होगा, जिसने भी बनाया होगा भाई, आपके जो भी मित्र रहे होंगे जिन्होंने उसको रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने उसको एडिट करके आगे जारी किया होगा, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा गया किसी की तरफ से भी कि वो वीडियो जो है वो सही नहीं है या वो वीडियो में मंत्री पुत्र नहीं है। तो अब सवाल यही है कि जो लगातार पूछा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो अब तक क्या कर रहे हैं। अब वो लोकपाल भी जो है, सुना इस देश के अंदर कोई है जो महुआ मोइत्रा की सीबीआई जांच की आदेश दे देता है, वो लोकपाल भी जो है वो इस सीडी के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, इस वीडियो के ऊपर महुआ मोइत्रा के ऊपर तो उसने जारी कर दिया फरमान की सीबीआई की जांच कराई जाए। तो इसकी जांच कौन कराएगा? मुझे लगता है कि 2024 के बाद जो है इन सारे मसलों की जांच राजीव जरूर होगी, और नोटबंदी की भी जांच जो मुझे लगता है 2024 के बाद होगी राजीव जी। जी, नोटबंदी की जांच से रिलेटेड बातें हो या महुआ मोइत्रा की जांच हो, चाहे और भी जांच, लेकिन 2024 के बाद ये जांच होगी, ऐसा अमलेंदु उपाध्याय जी का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ क्या स्वामी जी, ये 5 राज्यों के चुनाव में से मात्र 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, यानी कि ये तीनों हिंदी बेल्ट वाले राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऐसा माना जाए? नहीं, मुझे तो राजीव जी ऐसा लगता है कि वो ये तीनों चुनाव भी नहीं लड़ रहे, मोदी जी जरूर लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। आज आपने देखा सिंधिया जी के खासम खास वहां के चंबल रीजन के एक और बड़े नेता ने कांग्रेस ज्वाइन की। यही स्थिति राजस्थान के अंदर है। देखिए, परिस्थितियां पूरी तरह से राजीव जी बदल चुकी हैं। और आपने ये पूछा था कि जो कांग्रेस की रणनीति है और उनके जो भाषण हैं, और जो भाषण भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह और मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां जाकर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसे ये लोग पूछते हैं राजीव जी कि कांग्रेस के दूल्हे कौन होंगे, ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री पद के लिए दूल्हा कौन होगी, यहाँ समस्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरी है। यहाँ बारात कोई भी हो, दूल्हा एक ही होता है। अरे जनता का ये अपेक्षा होती है, जनता देखना चाहती है अलग अलग बारात में अलग अलग दूल्हा हो। भारतीय जनता पार्टी का अगर बारात कर्नाटक की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, दूल्हा गुजराती होता है। तो ये कैसे लोग स्वीकार करेंगे? जिस प्रदेश का इलेक्शन है उस प्रदेश का दूल्हा हो। खैर, स्टेट्समैन में और पॉलिटिशियन में जो अंतर होता है, देखिए जो प्रियंका गांधी के भाषण को बड़े ध्यान से मैंने सुना, उन्होंने जनता को आगाह किया, उन्होंने जनता को शिक्षित किया, उन्होंने जनता को बताया आंख मूंद के कांग्रेस को भी वोट मत दो, परीक्षण करो, अपने आप देखो तुम्हारे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ या नहीं, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां मिली कि नहीं। अगर कांग्रेस भी अग्निवीर जैसी योजना लाएगी, अगर कांग्रेस भी नोटबंदी जैसे कार्यक्रम करेगी, अगर वो भी अडानी जैसे पूंजीपति को सारी देश की संपत्ति देगी, राजीव जी लिखे हम कहते हैं हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे जिस दिन कांग्रेस ऐसा करेगी। लेकिन 9.5 साल में जिस प्रकार का अनर्थ शास्त्र इन लोगों ने लिखा है, आज हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, आज भारत माता के प्रति हमारी निष्ठा का एक प्रमाण देश मांग रहा है, हम इनका विरोध करेंगे क्योंकि इन्होंने गरीबों को बर्बाद कर दिया है केवल एक गुजराती को अमीर बनाने के लिए। जी 2024 पर आपकी बातें जो हैं वो भी 2024 की तरफ ले जाती हैं, जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप अभी ग्वालियर में हैं और ग्वालियर चंबल संभाग बहुत ज़्यादा अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में फोकस में है और सबसे कम सीटें यहाँ पर बीजेपी को आती हुई जितने भी सर्वे आए हैं उसमें दिखाई जा रही हैं। और सिंधिया साहब, जिनके ऊपर आपने किताब भी लिखी, सिंधिया घराना 1857, माफ़ी चाहूँगा उस समय मैं 1957 कह दिया था, कुछ लोगों ने सुधारा भी, 1857 और अब जो आज के सिंधिया साहब हैं उनके काफ़ी समर्थक भी अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। ये इन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपके वीडियोज़ भी हमारे साथी देख चुके हैं। ज़रा आप समझना चाहता हूं कि जबकि अब चुनाव 7-8 दिन बाकी बाद में चुनाव है, चुनाव प्रचार 7वें दिन ख़त्म है, ज़रा आप बताइए कि, और उसमें त्यौहार भी है, कि कितनी पकड़ अपनी जो उनकी सिंधिया साहब की पकड़ है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ कितनी मजबूत
हो चुकी है या कितनी ढीली हो चुकी है आज की तारीख में? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बड़ा डेंट लग सकता है अगर सिंधिया की पकड़ कमजोर हो गई होगी तो, और यहां से मध्य प्रदेश के चुनाव का जो सही विश्लेषण है वो सामने आ सकता है। और चूंकि उसी जगह पे आप हैं इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव नजर आ रहा है और चंबल ग्वालियर के इर्द गिर्द ये चुनाव कैसे देखा जाए, और क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है? राजीव जी, कमोबेश आप जो कह रहे हैं वही हकीकत यहाँ पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है, खास तौर से पार्टी छोड़ने के बाद, छोड़कर जब से वे भाजपा में आए इसके 2-3 अभी संकेत मिल गए। सबसे पहला जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि पहली परीक्षा होगी टिकट दिलाते समय, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे? तो वे अपने प्रिय लोगों में से कई लोगों को टिकट नहीं दिला पाए। महल परिसर में प्रदर्शन हुआ, मुन्नालाल गोयल जो उनके अनन्य भक्त हैं उन्हें वे टिकट नहीं दिला पाए। मेहगांव से ओपीएस भदौरिया जो मंत्री थे अब तक, उन्हें टिकट नहीं दिला पाए। तो पहली परीक्षा में तो वही इस तरह फेल हो गए। अब जहां तक बीजेपी में से जाने वालों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सामने मदन कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली फिर से। वे पहले भी कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए थे बीजेपी में, एमएलए रहे एक बार। बृजेंद्र तिवारी एक बहुत कद्दावर नेता है, भितरवार सीट पर पहले विधायक रह चुके हैं, मूलतः समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं आज। रुस्तम सिंह, जहां आज मुरैना में प्रधानमंत्री स्वयं थे, रुस्तम सिंह पुलिस की नौकरी छोड़कर, आईजी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, पहला चुनाव जीते, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे। वे और उनके सुपुत्र दोनों ने बीजेपी छोड़ दी और उनके सुपुत्र बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश रुस्तम सिंह। तो कुल मिलाकर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। और आज की अगर स्थिति अगले साल रही, 9 दिन कायम रही मतदान के दिन तक, तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रतिकूल रहेगा। ग्वालियर चंबल अंचल सबसे बड़ा गड्ढा साबित होगा बीजेपी के लिए। और जो डेंट शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो डेंट सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ही लगे, क्योंकि भारतीय जनता भीतर भी इतनी गुटबाजी है। अभी सीडी की बात चल रही थी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र की सीडी जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में महारत हासिल प्राप्त पार्टी है। उस पार्टी के लोग ही एक दूसरे की सीडी बनाते और जारी करते हैं। संजय जोशी से लेकर अब तक जितनी सीडी जारी हुई हैं, तो इसका भी एक अखाड़ा ग्वालियर चंबल बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये सारे गुट एक दूसरे के खिलाफ ही रस्साकसी में लगे हुए हैं। देखना होगा कि ये जो आपसी खींचतान है ये पार्टी को किस कगार पर ले जाकर छोड़ती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अगले 10 दिन बेहद कठिन है। वे अपना सब कुछ झोंक भी रहे, इसलिए वे बयानों में उस स्तर पर उतर रहे हैं जो बयान उनके और उनके पिता के खिलाफ बैठ रहे हैं। तब भी वो वहां तक जाकर कांग्रेस को कोस रहे। हो सकता है इससे उन्हें कुछ हासिल हो जाए, तो ये 3 दिसंबर को मालूम होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिसंबर को मालूम होगा इससे अगर कुछ हासिल होता है तब। लेकिन क्या देर हो चुकी है, बड़ा सवाल है शायद, क्योंकि अब सप्ताह भर, हालांकि कहा जाता है कि चुनाव में हर घड़ी पल पल बहुत सारी चीजें बदलती हैं। मीनू जैन जी, कैसे आप देखती हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को, ये हिंदी बेल्ट के चुनाव को, इसलिए भी क्योंकि बीजेपी यहीं तो लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एक चुनाव तो हो गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे ही नहीं, वहां क्या स्थिति होगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि यानी मिजोरम गए ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और छत्तीसगढ़ में भी पहुंचे तो काफी लेट, पहले फेज का चुनाव, और 7 को चुनाव, 2 तारीख को पहला पदार्पण होता है। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ से आगाज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी जो रैली जहां थी वहां हम लोग गए भी थे, और वहां मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा विहीन प्रधानमंत्री का भाषण। और अब इन 5 राज्यों में से 3 राज्य और यहीं लड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या कुछ पाते हुए बीजेपी दिखती है? जी, जैसा कि प्रियंका ने अपने भाषण में भी कहा कि जो जनता ने, ये जनता को सोचना है कि आपने तो उनको मैंडेट दिया ही नहीं था जो सत्ता को हथिया बैठे। मैं
मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानताएं देख रही हूँ और काफी समय से ये मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। देखिए, कर्नाटक में भी वही सरकार थी जहां पे की खरीद फरोख्त करके विधायकों की और भाजपा ने सरकार बना ली थी। सेम वही इतिहास कर्नाटक में भी उन लोगों, सेम वही किस्सा कर्नाटक में भी हुआ। तो दोनों राज्यों में जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन जबरन आपने उनके हाथ से छीन लिया। बाहुबल कह लीजिए, धनबल कह लीजिए, ईडी बल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके बल पे आपने खींच के सत्ता वो कांग्रेस को जबरदस्त जबरन आपने कुर्सी पे से उतारा। तो देखिए, जनता जो है वो भूली नहीं होगी। कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया है उस बात का कि आइंदा ऐसी गलती आप ना करें, और महाराष्ट्र में भी सिखाने वाली है, जहां वो माहौल बन रहा है वहां पे जो उद्धव ठाकरे के सहानुभूति का, यही माहौल जो जनता जो है यही मध्य प्रदेश में भी सिखाएगी। और इसमें जो कि अभी राकेश पाठक जी जो वहीं से बिल्कुल मध्य प्रदेश से ही बोल रहे हैं, उन्होंने जो बताया है उससे तो ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को धूल चाटनी पड़ेगी वहां। जिस तरीके से वहां एक तो नेता उनके साथ जो गए हुए नेता थे वो वापस आ रहे हैं कांग्रेस में, और जो वहां पे जनता का रेस्पॉन्स है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बौखलाहट है, और मतलब आप ये देखिए जो आपने बताया कि अपने ही पिता के काम पे ही पानी फेर दिया उन्होंने, और उसके अलावा भी वो गांधी परिवार के लिए मतलब एक आउट ऑफ वे जाके, देखिए दल बदल बहुत लोग करते हैं, पर इस तरीके से अपने पिछले जो पार्टी होती है उसके बारे में इस तरह की छिछली बातें या लूज टॉक्स कोई नहीं करता। ये बीजेपी के मोदी के समय में ही शुरू हुआ है कि एक तो ये आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद ने जो कहते हैं ना लूज टॉक्स की पार्टी छोड़ने के बाद, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। तो जो हाल अभी गुलाम नबी आजाद साहब का है कि पता भी नहीं है कहाँ है वो, उनकी पार्टी कहाँ है, तो सेम ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर डिलीवर नहीं कर पाए इस इलेक्शन में, उनकी ग्वालियर चंबल संभाग में जो कि बताया जा रहा है कि करारी हार होने वाली है, कितनी होगी वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, तो मोदी जी वो बकशने वाले नहीं है फिर। तो जो सिंधिया साहब है वो किसी कोने में बैठ के ही अपने घाव सहलाते मिलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा महत्व रखने वाली है जो मध्य प्रदेश का चुनाव है इन सारे चुनावों में, क्योंकि इससे पता चलेगा कि वास्तव में जनता ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है विधायकों की, उसके जरिए सरकार गिराना और संघवाद को खतरे में डालना इस देश के, क्योंकि कर्नाटक में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ और मध्य प्रदेश में जो हुआ, उसमें संघवाद के ऊपर बहुत भारी भरकम हथौड़े से प्रहार किया मोदी ने। तो वो जनता बता देगी कि हमें ये पसंद नहीं है, आप संविधान की भावना के अनुरूप चलिए। तो वो चीज ये सामने आएगी। मैं मध्य प्रदेश के इलेक्शंस का तो सबसे ज्यादा इंतजार है कि इसमें जनता वास्तव में देती क्या है अब, और देगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में ही जब उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, तो इस बार तो बहुत कुछ बदल चुका है, नर्मदा में बहुत कुछ पानी बह चुका है। और इस वक्त तो शिवराज सिंह के भी ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि शिवराज सिंह अपने उनका भीतरघात नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उनको पता है मैं तो जा ही रहा हूं और मेरे को इस तरह बेआबरू करके निकाल रहे हैं ये लोग, तो वो अपना बदला जरूर लेंगे। जी राजीव जी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, शायद बाद में सुनेंगे हम। प्रशांत टंडन जी, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश का होने वाला है, और जिसको कनेक्ट कर रही हैं यहाँ मीनू जैन जी कर्नाटक के चुनाव से। आप कर्नाटक में भी थे, आप मध्य प्रदेश भी जाके आ चुके हैं, कितना आप कनेक्ट करते हैं इसको? मध्य प्रदेश में भी उसी ग्वालियर चंबल संभाग में मैं कई दिन रहा जी। और मीनू जी से एक निवेदन है कि शिवराज सिंह चौहान भीतरघात करने की भी स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है उनकी। तो दूसरे की देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में मैं पहले भी गया हूं और इस बार भी गया हूं। डॉक्टर राकेश पाठक अभी यहाँ से जा चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में राजीव जी जब आप जाएंगे तो जिसको कहते हैं लहर, उसका आपको दर्शन होगा कि चुनावी लहर कहते किसको है। दूसरी बात जो वहां पे पहली बार मैंने देखी, जो लोग पहले गए वो मुझे करेक्ट करें कि वोट किसी को दे ना दे जनता, लेकिन
अपशब्दों का इस्तेमाल और बहुत गुस्सा। तो ये पहली बार मैंने सिंधिया परिवार के प्रति गुस्सा देखा वहाँ, और लोगों ने वो जो महाराज या राजा साहब वाला जो लिहाज है, वो लिहाज खत्म कर दिया है। तो ये पहले नहीं हुआ था। चुनाव तो राजमाता भी लड़ती नहीं, चुनाव हार जीत कई जगह सिंधिया जी के पिताजी की भी हुई हार जीत, तो ये लगा रहता। लेकिन एक जो समाज में सम्मान है ग्वालियर घराने के प्रति और सिंधिया परिवार के प्रति, वो सम्मान फिर भी था। राजनीतिक हार जीत अपनी जगह थी। इस बार मैंने देखा कि लोगों ने वो पर्दा भी हटा दिया। और तो ग्वालियर चंबल संभाग में तो कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जितनी सीटें कांग्रेस की आई थी, वो सीटें 34 सीटें हैं वहाँ पे, 34 में 27 या 28 सीटें कांग्रेस की आई थी, वो बरकरार रहेंगी, या हो सकता है एक आध सीट बढ़ी जाए। दूसरी बात कि देखिए, जो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में सरकारें आने के बाद, पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार वहाँ आई थी, तो वो थोड़ा घोटालों की जांच करने में उन्होंने पहल नहीं की थी। और जैसे ईडी जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और एक बहुत अच्छा जो नमूना पेश किया है अशोक गहलोत की एसीबी ने, कि जो उन्होंने ईडी के अफसरों को ही रंगे हाथ पकड़ लिया 15 लाख के साथ। तो ये जो ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को बीजेपी के लोग बड़े ईमानदार दिखते हैं, इसकी सच्चाई जरा इन राज्यों के जो एसीबी है, एंटी क्राइम ब्यूरो है, उनको दिखानी चाहिए जी। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान में अगर सरकार आती है, मध्य प्रदेश में सरकार आती है, या तेलंगाना में सरकार आती है, तो दिखाना चाहिए कि ये जरा कितना दूध के धुले हैं, या इनकी सच्चाइयाँ क्या हैं। कि केवल वो फोन टैप के जरिए ही ना सामने आए चीज़ें, जांच एजेंसियां भी काम करें। उन राज्यों के पास भी जांच एजेंसियां हैं जी, बिल्कुल। तो वो जांच एजेंसियां भी काम करें, उसमें कोई डिस्काउंट ना, दिवाली डिस्काउंट। दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए 17 तारीख को चुनाव है। दिवाली की खरीद, लोग दिवाली कैसे मनाते हैं, ये 17 तारीख की वोटिंग में आ जाएगा। और जैसा मोदी जी ने कहा था चौराहे की बात, तो 3 तारीख को जनता चौराहा जो है वो छोटा चौराहा देख रही होगी, बड़ा चौराहा 2024 में मिलेगा। सुनील शुक्ला जी, उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरा आप घूमे हुए हैं, खासकर मध्य प्रदेश को तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं या देख करके आए हैं, प्रशांत टंडन जी अभी अभी गए, डॉक्टर राकेश पाठक जी जो बात कह रहे हैं, और कुछ बातें बीजेपी के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से भी आती हैं, और हम लोग तो विश्लेषक हैं, विश्लेषण करते हैं, जो भी सही है वो बताते हैं। कहीं कोई जीत रहा है तो जीत रहा है, कोई हार रहा है तो हार रहा है। लेकिन आप चूंकि उस एरिया से वाकिफ़ हैं, उस हिसाब से समझना चाहता हूं कि कितना इम्पॉर्टेंट एरिया है ग्वालियर चंबल, और दूसरा एक एरिया और भी इम्पॉर्टेंट है जो मालवा निमाड़ का है। इन दोनों एरिया के बारे में ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के साथ साथ, क्योंकि अब समय काफ़ी हो चुका है जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ग्वालियर नगर निगम का चुनाव पहली बार जीती है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद। यह एक सामान्य घटना नहीं है, इस घटना का एक राजनीतिक संदेश है। मध्य प्रदेश हिंदू महासभा रामराज परिषद का मालवा चंबल और ग्वालियर का इलाका हिंदू महासभा और रामराज परिषद के गढ़ रहा। 2018 के चुनाव में अगर आप देखिए तो वहां पे कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 2019 के लोकसभा के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां हार गए, और जिन लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से छोड़ करके ले गए, तो बदल बदल करा करके ले गए थे बीजेपी में, उन लोगों में से कई लोग चुनाव हार गए। यह
मैंने जो राजघराने का एक दबदबा था, महाराज साहब कहे जाते थे और वो भाई साहब हो गए। यह एक राजनीतिक पकड़ की उनकी कमजोरी हुई है। वहां जिस जगह से, जिस मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वह पिछले चुनाव में हारी हुई सीट है और कई बार वहां बीजेपी हारी है। पूरे के पूरे और 2018 का चुनाव गवाह है कि किस तरीके से कांग्रेस ने वहां अपनी पैठ कर, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से तमाम नेता निष्क्रिय होते थे वहां, और कांग्रेस का संगठन की वह व्यापकता नहीं हो पाती थी जो आज बन गई है। और ये इसलिए आज की स्थिति ये बन गई कि अपने समर्थकों को ये टिकट नहीं दिलवा पाए, कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनको स्वीकार नहीं किया, और कांग्रेस ने अपनी कनेक्ट को बेहतर बना लिया उस पूरे के पूरे इलाके में। तो पूरा जो फील्ड है उसमें मुरैना हो, ग्वालियर हो, इस पूरा का इलाका, इस इलाके में कांग्रेस ने अपनी अच्छी पहल बनाई, पैठ बनाई है। और मेरा ये मानना है कि 2018 की जो सफलता मिली है कांग्रेस को, उससे बेहतर ही होगा। अगर आप निवाड़ और इंदौर के इलाके की अगर आप बात कीजिए तो वहां की भी स्थितियां बदली हैं, और इसलिए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन किया जी। और सुमित्रा महाजन की निष्क्रियता, पार्टी में आंतरिक संघर्ष और विद्रोह की स्थितियां, इसमें जो कांग्रेस की स्थिति है वह 2018 की तुलना में आपको बेहतर दिखाई पड़ेगी। आदिवासी इलाकों में भी कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया, चाहे धार झाबुआ का इलाका है, उस इलाके में भी कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया। मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद है 2003 में पहली बार उस इलाके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, अन्यथा वो उस बेल्ट के लोग, धार झाबुआ के लोग कांग्रेस के साथ प्रतिबद्ध रहे हैं हमेशा से। मेरा अपना मानना यह है कि जो सर्वाधिक नुकसान हुआ था कांग्रेस का, वह हुआ था विंध्य क्षेत्र से, जो ये रीवा संभाग का इलाका है। बिल्कुल, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये जो जिले हैं, बघेलखंड भी कहते हैं। तो उसे मतलब राजनीतिक रूप जो इतिहास में उसको विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उस इलाके में सर्वाधिक नुकसान हुआ था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस वहां अपने आप को रिवाइव करती हुई नजर आ रही है। अभी जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें जो तमाम सीटें जिसमें बीजेपी जो जीती हुई थी, उसमें अभी लोग केवल कह रहे हैं कि रीवा प्रॉपर में जब राजेंद्र शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनकी स्थिति बेहतर है, जबकि सीधी में विद्रोह की स्थिति है, शहडोल में विद्रोह की स्थिति है, छतरपुर में विद्रोह की स्थिति है, और जब बड़े नेता है बीजेपी के वह खिलाफ है। यहाँ के तक के सतना में जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ विद्रोह का माहौल है। और इसलिए मेरा अपना मानना है कि विंध्यनगर, मैंने ग्वालियर और चंबल का इलाका या चाहे निवाड़ का क्षेत्र जो है वो तो बेहतर स्थिति में रहा है कांग्रेस के साथ। जो विंध्य क्षेत्र है उस स्थिति में कांग्रेस बेहतर करेगी, क्योंकि एक तो कांग्रेस ने अपने लोगों के बीच में जो सी गारंटी है उसका असर है, और जो छत्तीसगढ़ की सरकार में जो किसानों को लाभ मिल रहा है उसका एक संदेश है, और गारंटियों की जो बार कर रही है बीजेपी, ये कांग्रेस, उसका असर है उन लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जो खोया हुआ जनाधार था वह वापस लौटेगा कांग्रेस के साथ। और ये जो पिछड़ों के राज्य, क्योंकि पिछड़े भी बड़ी पैमाने संख्या में है, हालांकि आमतौर पर उसको ब्राह्मण बहुल इलाका कहा जाता है, लेकिन पिछड़ों की भी संख्या अधिक है। और इसी वजह से आप याद कीजिए तो बीएसपी को सबसे बड़ी पहली सफलता वहीं से मिली थी, रीवा से ही मिली थी। तो उस वर्ग के लोग भी, जब ये सामाजिक न्याय के आंदोलन की जो बात किया है राहुल गांधी ने, उस वर्ग का भी समर्थन कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखता है। और अभी जो सर्वेक्षण दिखाई पड़ा, जो मैंने इस तरह का सर्वेक्षण करता जो न्यूट्रल है, जो किसी पार्टी का वो नहीं बना रहे हैं, चाहे नैरेटिव बनाने के लिए सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का कहना है कि इस पूरे के पूरे रीवा संभाग में बीजेपी के अंदर जो विद्रोह की स्थिति है और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वह कांग्रेस को मजबूत करती है वहां। और पिछले 2018 के चुनाव में जो नुकसान हुआ था कांग्रेस का, जिसके इस इलाके के नुकसान की वजह से कांग्रेस उस बहुमत नहीं पाई थी जिसकी आवश्यकता थी, तो उसके बाद ये तोड़फोड़ नहीं हो पाती। तो इस इलाके में भी कांग्रेस मुझे लगता है कि बेहतर करेगी, क्योंकि बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी का एटमॉस्फेयर है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, और पार्टी के भीतर जो विद्रोह है उसको भी मैनेज नहीं कर पा रही है। उसके उलट अगर आप कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उतनी बड़ी गलतियां नहीं हुई हैं जिससे कि उसका राजनीतिक नुकसान हो।
क्योंकि अगर यह है कि दो ध्रुवीय चुनाव होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका वो असर हो पाएगा कि वो वोट बड़े पैमाने पर मतों का विभाजन कर पावे। क्योंकि मतदाता तो या तो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। और मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि जब मतदाता किसी को सत्ता से बाहर कर रहा होता है तो वह केवल और केवल उस दल के साथ जाता है जो उस दल को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में हो। और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस स्थिति में है, तो वह मतों का विभाजन तो दिखता नहीं है। कांग्रेस अपनी गारंटियों के बूते मजबूत स्थिति में है और जो उसका खोया हुआ जनाधार था जिन इलाकों में, वहां वो वापस अपने पास समेटती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आगे आगे कांग्रेस और पीछा करती हुई बीजेपी, क्या कांग्रेस और गति बढ़ाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, ताकि वो सबसे आगे निकल पाए। 5 राज्यों के चुनाव और सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। बीजेपी पर टिकी रहती थी, लेकिन इस बार इन 5 राज्यों के चुनाव पर हम भी जो विश्लेषण कर रहे हैं, कांग्रेस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। क्यों हैं? इसलिए क्योंकि देखिए 2 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। एक जगह बीजेपी की सरकार है और वो है मध्य प्रदेश, लेकिन वो छीनी हुई सरकार है। इस विश्लेषण को आप बहुत गौर, इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे ज़रूर, कि एक जगह मात्र आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है और वो है मध्य प्रदेश, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, और 2 जगह कांग्रेस की सरकार है। एक जगह और सरकार थी, लेकिन वहाँ गठबंधन टूट गया और वो मिजोरम, वहाँ पीएम साहब गए ही नहीं, मोदी जी गए ही नहीं, और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। और अभी 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पीछा करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस को पछाड़ पाएगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। और उसमें भी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 14 महीने की सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण गिरा दी गई थी सरकार, और फिर से काबिज हुए थे वहां शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में भी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, और पूरा विश्लेषण कर रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। तो आप सुन ही रहे थे इस कार्यक्रम को, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऐसे विश्लेषण सुना कीजिए आप तमाम साथी, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखते हैं। बहुत सारे आपके जो विचार ही नहीं, बल्कि आप लोगों के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो भी देख रहा हूं। और मैं भी कहीं ना कहीं, जैसे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख कर देने वाली गारंटी कर रहे हैं, वैसे ही आप लोगों की बातें मैं भी लिख कर रख ले रहा हूं। 3 तारीख को इस पर चर्चा जरूर करेंगे, अगर आप लोगों की बातें सही निकलती हैं तो। और क्योंकि आप सब ये लिखते हैं कि कहाँ किसकी कितनी सीटें आ रही हैं और किसकी सरकार बन रही है। चलिए, मज़ेदार गेम शुरू हो चुका है और हम लोग उसमें विश्लेषण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं और चाहते हैं कि ये कार्यक्रम कभी समाप्त ही न हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जैन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका